संशोधन विधेयक। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप किया जारी। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक संसद में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप किया जारी। गाजियाबाद में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई शुरू। सीएम योगी ने बैठक में हुए शामिल। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वक्फ संशोधन बिल को दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर। माहौल बिगड़ सकते हैं कुछ अराजक तत्व। वही संसद भवन के आसपास भी लगाए गए अतिरिक्त पुलिस फोर्स। मध्य प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन। पीएम मोदी और वक्फ संशोधन विधेयक का जमकर किया समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां पर गाजियाबाद में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई है। सीएम योगी भी बैठक में शामिल हुए हैं। 3 घंटे तक ये समन्वय बैठक चलेगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर भी इस दौरान चर्चा किया जा सकता है। तो वहीं आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 घंटे तक इस समन्वय बैठक के चलने की उम्मीद बताई जा रही है। आरएसएस के वरिष्ठ जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे हैं और इस दौरान आरएसएस के साथ एक समन्वय बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जा सकता है। कई अहम फैसले भी इस दौरान लिए जा सकते हैं। 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद ही जाकर ये सामने आएगा कि आखिर ये बैठक किन मुद्दों पर रखी गई थी और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। तो 3 घंटे तक आरएसएस के साथ ये समन्वय बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की चलेगी, जिसमें तमाम जो आरएसएस के पदाधिकारी है वो भी मौजूद नजर आ रहे हैं। बीजेपी आरएसएस की ये समन्वय बैठक है। इसी के मद्देनजर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे और तमाम मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तीन घंटे तक ये समन्वय बैठक चलेगी। कई अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं और कई अहम फैसलों पर इस दौरान चर्चा भी किया जा सकता है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और उसके बाद ये 3 घंटे तक चलने वाली जो मीटिंग है, समन्वय बैठक है, उसमें शामिल होने के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे। बेहद अहम, हालांकि ये बैठक कई मायनों में बताई जा रही है, जहां पर चर्चा किया जाएगा। कई अहम प्रस्तावों पर भी हो सकता है कि मुहर लगे। आरएसएस और बीजेपी की ये संयुक्त समन्वय बैठक है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही तमाम ऐसे फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश के हित में लिए भी जा सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे हैं और इस दौरान बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू हुई है। बैठक में क्या कुछ होगा, हालांकि अभी उसके संकेत नहीं दिए गए, लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो विकास होगा उसको लेकर के तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा किया जा सकता है और साथ ही साथ इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर, कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को कोई बड़ी सौगात इस दौरान मिलने वाली हो, लेकिन ये सारी तस्वीरें तभी जाके क्लियर होंगी, सारी जो जब जाके 3 घंटे की वो मीटिंग ओवर होगी, दोनों ही की आरएसएस और जो सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग है, उसके बाद जाकर के ये पता चलेगा कि आखिर किन मुद्दों पर ये चर्चा हुई है और क्या कुछ मुद्दे इस मीटिंग के रहे, किन मुद्दों पर इसमें मुहर लगे हैं। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संपत्ति का विवरण समय पर नहीं भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सूची जल्दी भेजी जाए और अगर कोई भी अधिकारी इसमें देरी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होने के अंदेशे भी लगाए जा सकते हैं। तो सदन में जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी वार करते हुए नजर आए, यह कदम वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ
कहते हुए नजर आए। आपको ये बता दें कि आज यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश कर दिया जा चुका है। विपक्ष हालांकि तमाम तरीके से विरोध करता हुआ नजर आ रहा और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाते हुए कहते हुए नजर आए हैं कि जो संपत्ति का विवरण है वो जल्द से जल्द भेजा जाए, जो नहीं भेजेगा समय पर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो वही संपत्ति का जो विवरण है वो समय पर भेजने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। वही लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया। कांग्रेस ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बहस में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को लेकर के सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं एक्स कांग्रेस वाले ज्यादा बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी जब भी कोई बिल लेकर आती है तब वह अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करती है। बीजेपी मुस्लिमों की जमीन चिन्हित करने की बात कर रही है। वही साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिससे महाकुंभ में जो खो गए हैं, जो मर गए हैं, उस पर पर्दा डाल सके। उन्होंने वक्फ पर कहा कि वक्फ से बड़ा मुद्दा तो उस जमीन का है जहां पर चीन के लोगों ने अपना घर बसाया है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार गारंटी दे रही है कि वक्फ की जमीन किसी और कारण से नहीं या किसी और को नहीं दी जाएगी। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि वक्फ के जरिए इनका जो उद्देश्य है वो मुस्लिमों के अधिकारों को कम करना है। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था न हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? वो इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर की ओर रुख करते जहां पर राज्य मंत्री असीम अरुण तिलोई विधानसभा पहुंचे हैं। महासम्मेलन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। देवालगढ़ गांव में महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर बीजेपी और बंजारा जाति के लोगों ने इसका स्वागत किया। बंजारा समाज ने जमीन बचाने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देवालगढ़ गांव में महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। बीजेपी और बंजारा जाति के लोगों ने इसका स्वागत किया। बंजारा समाज ने जमीन बचाने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे, जहां पर राज्य मंत्री असीम अरुण पहुंचे थे। तिलोई विधानसभा महासम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आए और साथ ही साथ देवालगढ़ गांव में इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी और बंजारों ने मिलकर के इसका समर्थन किया है। महासम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देवालगढ़ गांव में महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें बीजेपी और बंजारा जाति ने इसका समर्थन किया है। बंजारा समाज ने लोगों से जमीन बचाने की अपील की है। अमेठी में जहां महासम्मेलन कार्यक्रम में असीम अरुण हिस्सा लेते हुए नजर आए। राज्य मंत्री असीम अरुण तिलोई पहुंचे थे, जहां पर तिलोई में ही उन्होंने एक महासम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो कि बंजारा जाति और बीजेपी ने मिल करके इसका समर्थन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ बंजारा समाज ने जमीन बचाने की भी अपील की है मंत्री से।
वही सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कड़ा रिएक्शन दिया है, जिसमें योगी ने कहा कि राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। सीएम योगी ने इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने के जो बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जो लोग राजनीति को पार्ट टाइम समझते हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है जो पूरे जीवन की मांग करती है और उसके लिए दिन के 24 घंटे और पूरा जीवन भी कम होता है। उन्होंने इस बयान के माध्यम से राजनीति को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया है और सेवा और समर्पण की आवश्यकता पर जोर दिया। यह विवादास्पद बयान उस समय आया जब योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर सवाल उठाए जो थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजनीति उनके लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है, वह दिल से योगी हैं। तो वही इस बयान पर लगातार जो तंज है वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ में सभी पुलिस अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से यह बड़ी खबर बता रहा है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी किया है, सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने की बात कही है। तो सभी पुलिस अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई है और साथ ही आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह आदेश जारी किया है लखनऊ में, जहां सभी पुलिस अफसरों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द की गई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है आईजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से। तो जहां सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश जारी किया, जिसके तहत क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है वक्फ बिल और तमाम जो मामले हैं उसको लेकर के दंगे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर सभी पुलिस अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई आपराधिक घटना है वो होते हुए ना नजर आए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से ये आदेश दिया गया। जहां लखनऊ में सभी अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी इस दौरान रद्द कर दी गई है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बड़ा जो आदेश है वो दिया है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करके सभी को ड्यूटी पर रहने के लिए कहा है। जहां सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश जारी कर कहा कि सभी जो अधिकारी थे पुलिस के उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उन सभी को तैनात रहना पड़ेगा फील्ड में, क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके के अपराधी जो तत्व हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल विधेयक को लेकर के तमाम जो विरोधाभास देखा जा रहा है उसी में प्रदर्शन भी होते हुए नजर आ रहे। इसी के मद्देनजर पुलिस फोर्स के द्वारा ये फैसला लिया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह बड़ा फैसला लिया है। वही लोकसभा में आज दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा जारी है। वह इस विधेयक के पेश होने से पहले ही यूपी में कई जगह पर हाई अलर्ट किया गया। बताते हैं चले कि कानपुर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया गया है। लोकसभा में इस बिल को पेश किए जाने के मद्देनजर शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। वही सुरक्षा के तहत सद्भावना चौकी से यतीम खाने होते हुए फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आए। पुलिस को आशंका है कि इस बिल के विरोध में कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही पुलिस की जो गश्त है वो लगातार जारी है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और होते ही उसको समय पर रोका जा सके। वक्फ का जो बिल पेश हो रहा है उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो है कानपुर नगर में जो प्रमुख चौराहे हैं और जो प्रमुख गलियां हैं वहाँ पर हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। और अभी हम जो है यहाँ पर यतीम खाना पे हैं, यहाँ पर हम जो है एसी के साथ और जो सिविल पुलिस बल के साथ जो हमारे एसीपी हैं उनके साथ हम यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। और हम लोगों ने गलियों में भी जो है मार्च किया है। ड्रोन के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है और हमारी धार्मिक गुरुओं से भी जो है लगातार संपर्क में उनसे वार्ता चल रही है।
वही सदन में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ही दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर है, खुफिया विभाग भी इस पर नजर रखे हुए है और माहौल बिगड़ने की जो आशंकाएं हैं वो जारी है। अराजक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं ऐसा पुलिस का कहना है और इसी के मद्देनजर कई इलाकों में जो पुलिस के अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर भी निगरानी किया जा रहा, संसद भवन के पास भी अतिरिक्त पुलिस फोर्सेज लगाए गए। एक तरफ जहां लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, उसी के बाद लगातार जो हर क्षेत्र में, चाहे वो दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, सुरक्षा के लिहाज से जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बॉर्डरों पर भी इस दौरान निगरानी किया जाए ताकि किसी भी तरीके की कोई जो आपराधिक तत्व है वो इस बीच में एक्टिव ना हो और किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। इसी को लेकर के लगातार पुलिस फोर्स मौजूद नजर आ रही। दिल्ली में भी बिल पेश होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों पर खास तौर से खुफिया नजर रखा जा रहा है, चाहे वो सीसीटीवी की मदद से हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे की मदद से हो और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से सभी जो बॉर्डर्स है उस पर खास तौर से पुलिस की नजर है, क्योंकि बॉर्डर से ही कहीं ना कहीं हिंसा भड़कता और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही ताकि किसी भी तरीके की कोई जो आपराधिक घटना है, आपराधिक तत्व इसमें एक्टिव न हो। बिल पेश होने से पहले दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। पुलिस के जो फोर्सेस हैं वो सड़कों पर तैनात नजर आ रहे हैं, बॉर्डरों पर तैनात नजर आ रहे हैं और जो खुफिया विभाग है वो भी लगातार दिल्ली के हर बॉर्डर पर, दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अगर घटना होती है तो उसको तुरंत ही रोका जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 230 कांस्टेबल का प्रमोशन हुआ है, उन्हें के हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आज इस प्रमोशन की लिस्ट जारी किया है जिसमें 2013, 2014 और 2015 बैच के सिपाही शामिल है। यह प्रमोशन राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को देखते हुए किया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे प्रदेश में एक साथ अभियान चलाया गया है जिसमें कि 4000 से भी ज्यादा अनाधिकृत जो ई रिक्शा है और ऑटो है उस पर एक्शन लिया गया। यह विशेष अभियान प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से किया गया। वहीं परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने यह बताया है कि सीएम के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि अनाधिकृत रूप से संचालित होने वाले रिक्शा और ऑटो न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को विशेष सुरक्षा निगरानी में रखा गया है और पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त जो टीम है इन क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। वो रायबरेली में भी ई रिक्शा के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बछरवा में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में जहां एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह के नेतृत्व में सुबह से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान एआरटीओ ने बिना वैध कागजात और लाइसेंस के दौड़ रहे जो लगभग 1 दर्जन वाहन है उनके खिलाफ कार्रवाई किया। हालांकि इस मामले में मनोज सिंह ने जानकारी भी दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आज ई रिक्शा पर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ई रिक्शा जिनमें जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ई रिक्शा हैं अपंजीकृत हैं, पंजीयन नहीं है या फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, चालक हैं, लंबे समय से चला रहे हैं, तो ऐसे वाहनों को निरुद्ध किया गया है। सर कितने होंगे? अभी तक लगभग 1 दर्जन वाहन निरुद्ध किए गए हैं, कुछ चालान भी हुए हैं और सुबह से इस पर कार्रवाई जारी है। वही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग को वर्ष 2010 से 2011 से लंबित जो 236 करोड़ रुपए है उसकी राशि जारी की है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड विभाग के लिए पिछले कई वर्षों से लंबित थी जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक होमगार्ड विभाग पर कुल 4 अरब 58 करोड़ और 33 लाख रुपए की लंबित जो राशि है वो बंचित है,
जिसमें से 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस राशि के जारी होने से विभाग के कार्यों में गति मिलेगी और होमगार्ड कर्मियों की सुविधा में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कदम का स्वागत किया और इसे विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन बताया। वो इसके अलावा विभाग के अधिकारियों ने इस भुगतान के बाद अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर एक अहम बदलाव किया गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बहुवर्षीय वितरण जो ट्रैफिक नियमावली है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत बिजली दरों में बदलाव की जो प्रक्रिया है उसको एक नया रूप दिया गया है। इस नई अधिसूचना के अनुसार भविष्य में बिजली दरों को बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस नई नीति के अनुसार जो वितरण कंपनी है उसको भविष्य में अपने ट्रैफिक प्रस्तावों को मंजूरी दिलवाने में आसानी होगी। जहां यूपी में बिजली दरें जो हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है, बिजली दरों को बढ़ाया फिर कम किया जा सकता है, इसको लेकर के बदलाव देखे जा रहे हैं। और साथ ही लगातार यह भी कहा जा रहा है कि एक लंबे समय से इस बदलाव की दरकार थी, लेकिन अब बिजली दरों में एक नया बदलाव किया जाएगा। इसी के तहत नई अधिसूचना भी जारी किया जाएगा, जिसे राज्य विद्युत आयोग ने आखिरकार मंजूरी दे दिया है। तो अब खबर बनारस से है, जहां पर श्रृंगार गौरी के दर्शन को लेकर के जो श्रद्धालु है वो वहां पर उमड़े और साथ ही साथ तमाम तरीके की नारेबाजी भी देखी जा रही है। बताते यह चले कि दरअसल नवरात्र का जो सीजन है वो चल रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के इसके जो वादी हैं और श्रद्धालुओं ने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के दौरान मां श्रृंगार गौरी मुक्त करो के नारे भी लगाए। यह घटना उस समय की है जब चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर को साल में एक दिन के लिए खोला जाता है और इस दिन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष श्रद्धा और उत्साह भी देखा जाता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वादियों और भक्तों को यह नारे लगाते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वे मां श्रृंगार गौरी के मंदिर को पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने गर्मियों के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम बैठक आयोजित किया। बैठक में अधिकारियों ने गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और प्रबंधन की योजना पर चर्चा की। बैठक में यह कहा गया कि बस और स्टेशनों पर वाटर कूलर लगाए जाएंगे और इसी के तहत बसों में एयर कूलिंग सिस्टम की स्थिति भी परीक्षण किया जाएगा, ताकि यात्रियों को गर्मी से अधिक परेशानी न होना पड़े। वही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने यह पुष्टि किया कि प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्याभिषेक किया जाएगा। इस विशिष्ट धार्मिक कार्य की तैयारी पूरी कर ली गई है और विशेषज्ञों की एक टीम इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में जुटी है। वही चंपत राय ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस ऐतिहासिक और धार्मिक कार्य के बारे में जानकारी दी, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। यह सूर्याभिषेक विश्व भर में प्रसारित होगा, जिससे दुनिया भर इसे देख सकते हैं, दुनिया भर के लोग। घर में निवास करने वाले हिंदू समाज भगवान राम के भक्तों को रामनवमी के इस कालखंड में चैत्र नवरात्र में हार्दिक मंगल कामनाएं प्रकट करता हूं। प्रभु श्री राम सब पर अपनी कृपा वृष्टि करे, ये कामना करता हूं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित हो रहे मंदिर के न्यास की ओर से, ट्रस्ट की ओर से रामनवमी पर्व पर चैत्र के नवरात्रों में कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए। चैत्र का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।